नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चार धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो जो चार धाम है ये आपके गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ है। और ये आपकी इसके लिए जो सड़क नेटवर्क के सुधार के लिए जो राशि आवंटित की गई थी ये आपके 10 करोड़ रुपए दी गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके जनगणना 2011 के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने चार कथन दिए गए और आपको बताना कि इन कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जनपद ये आपका हरिद्वार जनपद है और सबसे कम आबादी वाला जनपद आपका रुद्रप्रयाग है। दूसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नैनीताल का स्थान जनसंख्या में तीसरा है। तो दूसरा कथन गलत है। उत्तराखंड में राज्य में जो तीसरे स्थान पर जो जनसंख्या के मामले में नंबर आता है ये आपके उधम सिंह नगर का आता है। और नैनीताल का आपका चौथा नंबर है। पहले नंबर पे आपका हरिद्वार, दूसरे पे आपका देहरादून, तीसरे पे आपका उधम सिंह नगर और चौथे पे आपका नैनीताल का नंबर आता है। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड का लिंगानुपात आपके 963 है। चौथा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड का जनघनत्व 189 है। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड का जो जनघनत्व है या यूं बोले उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये आपके 189 है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, तीसरा कथन ठीक है, चौथा कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर अनुमानित वृद्धि दर कितनी क्या थी। तो 2024-25 जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसके अनुसार उत्तराखंड की जो उत्तराखंड राज्य की जो जीडीपी की जो स्थिर कीमतों में जो अनुमानित वृद्धि दर देखी गई थी आपके 6.61% देखी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई स्थित है। तो जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई जो है ये आपके नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सॉरी, जो रानी बाग में ये स्थित, नैनीताल के रानी बाग में स्थित है। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो रानीपुर है ये आपके हरिद्वार में है। और इसी रानीपुर में आपके BHEL फैक्ट्री भी स्थित है। और जो काशीपुर है आपके उधमसिंह नगर में स्थित है। और इसी काशीपुर में आपके भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। और जो रानीखेत है ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और इसी रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है। और इस रानीखेत को आपके पर्यटक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी रानीखेत में आपके क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि HMT की जो इकाई है आपके रानी बाग नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है। तो उत्तराखंड के जो शिल्प उत्पाद होते हैं इसको आपके हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके छठे नंबर का जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है या यूं बोले कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 है उसमें उत्तराखंड को क्या स्कोर दिया गया था। तो जो उत्तराखंड जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक या यूं बोले कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में उत्तराखंड की जो रैंक दी गई थी आपके 18वीं रैंक थी। और जो पहली रैंक दी गई थी आपके गुजरात को दी गई थी। और उसमें उत्तराखंड का जो स्कोर था ये आपके 38.7% था। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को क्या स्कोर कितना था। तो पहले तो ध्यान रखना जो SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स है ये आपके नीति आयोग के द्वारा जारी जारी किया जाता है। और इसमें उत्तराखंड की जो रैंक, उत्तराखंड का जो स्कोर दिया गया था ये आपका 79 स्कोर दिया गया था। और उत्तराखंड की पहली रैंक थी। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजन क्या है। तो जो नंद गेट होता है ये आपके डिजिटल लॉजिक गेट होता है। और ये आपके दो या दो से अधिक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। तो ये इसका जो बुलियन व्यंजक व्यंजक होगा ये आपका A.B होगा। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है। तो जो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की जो स्पीड को जो मापा जाता है ये आपके हर्ट्ज में मापा जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
और जो बाइट है ये आपके कंप्यूटर में डेटा इकाई होती है, और 8 बिट को मिलाकर आपकी एक बाइट बनती है। जो बिट होती है आपके कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, और ये आपके बाइनरी डिजिट का एक संक्षिप्त रूप है। जो पिक्सेल होता है, ये आपके पिक्सेल होता है, ये आपके एक डिजिटल इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए जो आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ये आपके इसका यूज़ आपके डेटा को टेक्स्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, और संपादित करने के लिए किया जाता है, प्रिंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है इसका यूज़ आपके डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है इसका यूज़ आपके डेटाबेस बनाने के लिए और उसको मैनेजमेंट करने के लिए किया जाता है। तो ईमेल को भेजने और प्राप्त करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में पास का क्या तात्पर्य है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके जो PaaS का जो पास का जो तात्पर्य है ये आपके लिए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इसका मतलब है, या इसका पूरा नाम है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का यूज़ आपके डेटा को प्रोसेसिंग करने में किया जाता है, और विजुअलाइजेशन और रिपोर्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो एक आदर्श पिंड का जो आयतन होगा ये आपके अनंत होगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास पर केंद्रित थी। तो जो आपकी 11वीं नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी ये आपके समावेशी विकास पर केंद्रित थी। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी ये आपके 2007 से 2012 तक चली थी। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी ये आपकी 1992 से लेकर 97 तक चली थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में आपके मानव संसाधन का विकास पर जोर दिया गया था। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 2002 से 2007 तक चली थी। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, और अगले 10 साल में आपके प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना इसका मुख्य फोकस था, मुख्य एजेंडा था। जो नौवीं पंचवर्षीय योजना थी ये आपके 1997 से आपके 1997 से 2002 में तक चली थी। और इसका उद्देश्य था कि आपके न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को आगे बढ़ाना है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का जड़ी बूटी अनुसंधान और विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड का जो जड़ी बूटी अनुसंधान विकास संस्थान है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागेश्वर है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है। और इस जागेश्वर में आपके 100 से अधिक ये मंदिरों का यहाँ पे एक समूह है। और जो ये मंदिर है ये आपके भगवान शिव को समर्पित है। जो रामनगर है ये आपके नैनीताल में है। और इसी रामनगर में आपके उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी है। और इसी रामनगर में आपके जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान भी स्थित है। और जो बागेश्वर है इसको आपको उत्तर के वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और वाराणसी आपके इसको उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बागेश्वर आपके एक कुमार मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद हो जाता है, तो ये किस कारण से होता है। जब जो दूध दही में बदल जाता है उसका जो स्वाद जो खट्टा हो जाता है ये आपके लैक्टिक अम्ल के कारण ऐसा हो जाता है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एसिटिक अम्ल होता है ये आपके इसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और इसकी वजह से जो सिरका का जो स्वाद होता है खट्टा हो जाता है। और सिरका इसका एसिटिक अम्ल का सिरका इसका मुख्य घटक होता है, जिसके वजह से स्वाद खट्टा हो जाता है। जो सिट्रिक अम्ल होता है ये आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। और जो टार्टरिक अम्ल होता है ये आपके जैसे अंगूर इमली आदि फलों में पाया जाता है। तो जो दही का स्वाद जो दही जो खट्टी हो जाती है आपके लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। इस विषय सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में आपके जो मंदक के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, आपके D2O को इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकीहीन होने का कारण क्या है। तो जो ताजमहल है ये आपके आगरा में स्थित है और इसको आपके शाहजहां ने बनवाया था। और इस ताजमहल को आपके सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। और इस सफ़ेद संगमरमर में जो इसका जो रंग उतर रहा है या रंगीन हो रहा है या चमकीन हो रहा है, इसका जो वजह है ये आपकी अम्ल वर्षा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ओजोन परत होती है आपके समताप मंडल का ही एक क्षेत्र होता है या समताप मंडल की ही परत होती है। और ये आपके जो पराबैंगनी किरणें आती है या यूँ बोले कि अल्ट्रा वायलेट किरणें आती है उसको रोकने का काम करती है। जो मीथेन है इसका सूत्र आपके CH4 है। और मीथेन आपके ग्रीन हाउस गैस है और ये आपके रंगीन गंधहीन गैस भी है। जो कोरा होता है ये आपके जो कोरा होता है ये आपके ठंडी और आर्द्र हवा से बनता है। और ये भूमि के निकट बनता है। और जो गर्म हवा की अपेक्षा आपकी जो ठंडी हवा होती है ये अधिक नमी को अवशोषित करती है, अधिक नमी को लेने में सक्षम होती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थिति वायु में ओजोन परत की सघनता को मापी जाती है। तो जो ओजोन परत की जो मापने के लिए या ओजोन परत की जो सघनता को जो मापता है ये आपके डाप्सन इकाई से मापा जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरे पौधों में खाद्य के रूप में सौर ऊर्जा के भंडारण की दर कहलाती है। तो हरे पौधे में खाद्य के रूप में जो सौर ऊर्जा के भंडारण की जो दर कहलाती है आपके प्राथमिक उत्पादकता कहलाते हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा परंतु अन्य को न हानि होगी और न ही लाभ होता है, उसको क्या कहते हैं। तो जो सहभोजिता होती है, जो सहभोजिता की जो प्रक्रिया होती है इसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को ना तो हानि होती है और नहीं लाभ होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सहजीविता होती है ये आपके दो अलग अलग जीवों के बीच एक घनिष्ठ और दीर्घकालिक जैविक अंतक्रिया होती है। इसमें दोनों के लिए लाभकारी हो सकती है या फिर ये दोनों तटस्थ भी हो सकती है, जैसे लाइकेन होता है। इसमें दोनों को लाभ भी हो सकता है, दोनों तटस्थ भी रह सकते हैं। और जो परिजीविता होती है इसमें एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, जैसे मच्छर होते हैं। आप जब मच्छर आपको काटता हो तो आपको हानि होती है लेकिन मच्छर को फायदा होता है। तो परिजीविता में एक को लाभ एक को हानि, सहभोजिता में एक को लाभ दूसरे को ना तो लाभ ना हानि, और सहजीविता में दोनों को लाभ हो सकते हैं या दोनों तटस्थ हो सकते हैं। और शोषण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने लाभ के लिए अनुचित तरीके से उसका इस्तेमाल करना। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कहता है कि यह विश्व धरोहर स्थल है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके निवासियों में हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग, नीलभेड़ शामिल है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे आपको हिम तेंदुआ देखने को मिलेगा, कस्तूरी मृग भी देखने को मिलेंगे और नीली भेड़ भी देखने को मिलती है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दो सूचियां दी गई है और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो जैव आवर्धन का संबंध आपके क्रमिक पोषण स्तरों पर सांद्रता का निर्माण से संबंधित है। और जो स्थिर विद्युत अवक्षेपण है इसका संबंध आपके कणिका तत्व से है। और जो स्थल भराव है इसका संबंध आपके ठोस अवशिष्ट से है। और समताप मंडल का संबंध आपके ओजोन का निर्माण से संबंधित है। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसमें दो कथन दिए गए, आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि हवा में प्रकाश पानी की तुलना में तेजी से चलता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो हवा में जो प्रकाश होता है वो पानी की तुलना से तेजी से चलता है। दूसरा कथन कह रहा है कि
हवा का अपर्तनांक पानी से अधिक होता है। तो दूसरा कथन गलत है। जो हवा का अपर्तनांक होता है ये आपके पानी से ज़्यादा नहीं बल्कि पानी से कम होता है। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने दो कथन और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है कि रैखिक प्रसार गुणांक का बीमा के डैश वन है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि आयतन प्रसार गुणांक की बीमा के डैश वन है। तो दूसरा कथन भी ठीक है। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो निषेचन के सामने आपके युग्मक दिया गया है कि जो सही सुमेलित है। त्रिक संयोजक के सामने आपके द्विनिषेचन दिया गया, ये भी सही सुमेलित है। भ्रूण कोश के सामने आपके मादा युग्म युग्म कोद्भिद दिया गया, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो प्रांकुर के सामने मूलाग्र दिया गया, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रॉबर्ट हुक है ये आपके इन्होंने आपके कोशिका की खोज की थी 1665 में। और हुक का नियम भी रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। जो ई.जे. बटलर थे ये आपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और ये आपके आयरिश वैज्ञानिक थे। और ये आपके कवक विज्ञान और पादप रोगी के विशेषज्ञ थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम कौन सा है। तो पौधों का जो सही वर्गीकरण है ये आपके पहले वर्ग आएगा, वर्ग के बाद आपका गण आएगा, और गण के बाद आपका कुल आएगा, कुल के बाद आपका वंश आएगा, और वंश के बाद आपकी जाति आएगी। तो ये पौधों का सही वर्गीकरण है, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था। तो 2025 में जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया था, इसका मुख्य फोकस था कि वक्फ संपत्ति जो थी उसकी पारदर्शिता और उसको बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वक्फ अधिनियम 1955 था उसमें इसमें संशोधन किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। तो 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपके सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जो कार्यक्रम की जो मंजूरी दी थी, आपके जीवंत ग्राम कार्यक्रम की मंजूरी दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत आपके 2014 में की गई थी। और इसका उद्देश्य आपके महात्मा गांधी के आदर्श भारतीय गांवों के व्यापक दृष्टिकोण को साकार करना था। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी इसकी शुरुआत आपके 2000 में हुई थी। और ये इसमें आपके जो वित्त पोषण किया जाता है, इसमें आपके 60% पैसा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और 40% जो पैसे हैं आपके राज्य सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में आपकी कनेक्टिविटी में सुधार करना था और गाँव को सड़कों से जोड़ना था। जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना थी इसकी शुरुआत आपके 2014 में की गई थी। और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण गरीब जो थे या आपके ग्रामीण गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र करना और वैश्विक रूप से उनको प्रासंगिक कार्यबल में बदलना था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2025 में मनाए गए पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो 2025 में जो पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया गया था, ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये आपके पूरे भारत में पोषण में सुधार करना था। और खासकर आपके महिलाओं और बच्चों के लिए इस कार्यक्रम को लाया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो का मॉड्यूल 4 अप्रैल 2025 को वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया तथा हिंद महासागर में उतरा। मॉड्यूल का नाम क्या था। तो 2025 में जो इसरो के द्वारा आपके जो मॉड्यूल जो था इसको आपके वायुमंडल में छोड़ा गया था और ये आपके हिंद महासागर में वापस उतरा था। तो इसका जो नाम था ये आपके POEM-4 रखा गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक छात्र एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों
की विलय की घोषणा की है? तो मार्च 2025 में एक राज्य एक क्षेत्र ग्रामीण बैंक की जो पहल पर जो क्षेत्र ग्रामीण बैंकों को जो विलय की घोषणा की गई थी, आपके 26 बैंकों की घोषणा की गई थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वर्तमान में क्षेत्र ग्रामीण बैंकों की संख्या आपके 28 है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है? तो जो कल्याण और विकास योजनाएं होती है इसका मुख्य उद्देश्य आपके किस सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना है, और विकसित भारत का ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव विविधता क्षति का कारण है, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें तीन कथन और आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है कि आवासीय क्षति और विखंडन जंतुओं और पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे इनके जीव जंतुओं के जो आवास है, इनके जो घर है, इनको अगर क्षति पहुंचाएं, उसको विखंडन कर दिया जाएगा, तो उस क्षेत्र से इन जीव जंतुओं का पलायन हो जाता है और हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए ये लॉस का काम करता है या हमारी जैव विविधता को कम करता है। तो ये मुख्य कारण है। दूसरा कथन कह रहा है कि मानव की गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन हो जाता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे मानव की गतिविधियां तेज होती जाती है, मानव की गतिविधियां बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होता है, और जब प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन होगा तो ये आपके बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां विलुप्त नहीं होती है। तो तीसरा कथन गलत है। जब एक जाति विलुप्त होती है और उस पर जो आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां होती हैं वो भी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन ठीक है, तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि विलुप्त नहीं होगी, तो इसमें भी विलुप्त हो जाते हैं। तो तीसरा कथन गलत है। तो इसमें इस वजह से जो आपका सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नौद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारक कहलाते हैं। तो ये भौतिक, रासायनिक और आपके जैविक कारक जो कहलाते हैं ये आपके कैंसर जन कहलाते हैं। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मेटास्टेटिस है ये आपकी वो प्रक्रिया है जिसमें आपके कैंसर कोशिकाएं प्राथमिक ट्यूमर से अलग होकर शरीर के अन्य भागों में फैल जाती है और नए ट्यूमर बनाती है, उसको आपके मेटास्टेटिस कहते हैं। जो एड्स है ये आपकी गंभीर बीमारी है और ये आपके एचआईवी वायरस के कारण होती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को को 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने की पहल करनी पड़ी थी। तो यूनेस्को के तहत 2025 में आपके पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल परियोजना की शुरुआत करनी पड़ी थी। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना आपके 1945-46 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय आपके पेरिस में है। और यूनेस्को आपके संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशल एजेंसी है और ये आपके इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने मैकेनो जेनेटिक्स सेलुलर इंजीनियरिंग में अपने काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज पुरस्कार जीता था? तो जो 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज का जो किताब जीता था, पुरस्कार जीता था, ये आपके जैस्मिन याल जी ने जीता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य है? तो जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी और ब्रिक्स आपका एक अंतर सरकारी संगठन है और वर्तमान में ब्रिक्स के आपके 10 सदस्य देश है। इसमें 4-5 सदस्य तो पहले से ही थे, जैसे ब्रिक्स के नाम पे इनका देशों के नाम छुपे, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इंडोनेशिया भी इसका सबसे नया मेंबर है। ईरान भी आपके ब्रिक्स का मेंबर है। मिस्र भी आपके ब्रिक्स का मेंबर है। इथोपिया भी इसका ब्रिक्स का मेंबर है। और सऊदी अरब भी, संयुक्त अरब अमीरात भी इसका मेंबर है। और सऊदी अरब भी इसका मेंबर है। तो इसमें जो इसमें सारे के सारे जो देश है ये आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो इसमें से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये देख लेना कि ब्रिक्स के अभी वर्तमान में 10 या 11 सदस्य हैं।
10 है या 11, कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से 11 सदस्य हैं। और हो सकता है कि आप इसको एक बार अपने लेवल पे इसको चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में मानवाधिकार कार्यों को समर्थन देने के लिए कितनी धनराशि की अपील की थी? तो जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने दुनिया भर में जो मानवाधिकार कार्यों के लिए समर्थन के लिए जो राशि दी गई थी, आपके 500 मिलियन डॉलर दी गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि डिजी लॉकर सेवा का क्या उद्देश्य है? तो जो डिजी लॉकर की शुरुआत की गई थी, आपके 2015 में शुरू किया गया था इसको। और इसका जो उद्देश्य है, ये आपके व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना है। इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में आपके वैज्ञानिक क्षेत्र में क्वांटम और विज्ञान प्रौद्योगिकी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और 2025 को आपके अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है? तो जो CRISPR जो दवाई है, ये आपके जो है, ये इसका इस्तेमाल आपके व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो रोबोटिक्स है, ये आपके रोबोटों को डिजाइन, निर्माण और उसका संचालन के उपयोग के लिए ये केंद्रित होता है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये आपके 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के पैमाने पर ये वस्तुओं को बनाने और हेरफेर करने से संबंधित है। और ये नैनो टेक्नोलॉजी आपके परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर पदार्थों के साथ काम करने और विज्ञान और इंजीनियरिंग है। और ये आपके आणविक विनिर्माण भी इसको कहा जाता है। और जो बायो प्रिंटिंग होती है आपके इसे 3D बायो प्रिंटिंग भी कहते हैं। और एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके जीवित कोशिकाओं को और जैविक सामग्रियों के ऊतक और अंग जैसी संरचना बनाई जाती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन कह रहा है कि यह सरकार कि सेमीकंडक्टर मिशन का पूरक पूरक है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है कि सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, ये समुद्रयान का मिशन का पूरक नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है यह सरकार के नैनो मिशन का एक पूरक है, ये भी सही आंसर है। और ये क्वांटम मिशन का अनुसंधान में सहयोग करता है, ये भी सही आंसर है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया, गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देवभूमि चुनौती कार्यक्रम के बारे में पूछा गया। और आपको बताना 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सूर्य देवभूमि चुनौती प्रोग्राम था, इसकी शुरुआत आप अप्रैल 2025 में की गई थी। और उसका उद्देश्य था कि आपकी प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करना और पर्यटन को बढ़ावा देना है, टूरिज्म को बढ़ाना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेना और नागरिकों के लगभग 150 सदस्यों ने भाग लिया था। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो सूर्य देव भूमि चुनौती का प्रोग्राम था, इसमें सेना और नागरिकों ने मिलकर 150 सदस्यों ने भाग लिया था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। इसमें साइकिलिंग तो जरूर थी, लेकिन 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि आपके 110 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिलिंग शामिल थी। इस वजह से दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 37 किलोमीटर की गहन ट्रेल रन शामिल थी। तो तीसरा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसके बाद 8 किलोमीटर की सड़क दौड़ थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें 8 किलोमीटर की सड़क दौड़ भी शामिल थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो 2025 में जो जारी पोप फ्रांसिस की जो आत्मकथा का जो शीर्षक था, ये आपका होप था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था?
तो बैंकॉक जो है ये आपके थाईलैंड की राजधानी है, और थाईलैंड में हमारे अभी 2025 में आपके बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था 2025 का, ये आपके जो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ पे हुआ था। और जो 2025 का जो सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था, ये आपके नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ था। और जो G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2024 का, तो आपके ब्राजील में हुआ था। और 2025 का जो अ, शिखर सम्मेलन होना, ये आपके नवंबर 2025 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आपके बैंकॉक में हुआ था। इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।